Hello everyone, welcome to the channel Prepare with Icha. I am Icha Mishra. थैंक यू सो मच जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक किया है। ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिएगा और इन केस आप चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा यही प्रयास है कि ऐसे वीडियोस लाऊं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। राइट। तो ये हम एक सीरीज कर रहे हैं जो कि हमारी यूपी पीसीएस का जो आपका प्रीलिम्स होगा 2024 का, और जो आरओ का एग्जाम होने वाला है, उन दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होगी। और जो आपका जनरल स्टडीज का पेपर होता है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है या जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन टॉपिक्स को हम करेंगे और साथ में उनसे संबंधित अगर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो उनको भी यहाँ पर हम लेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपीपीसीएस के हों चाहे फिर यूपीएससी के। ठीक है। तो ये सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो हमने गवर्नर जनरल्स पर किया था, जो हमने आधा कंप्लीट कर लिया था, मतलब थोड़ा सा कर लिया था। उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। साथ में मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो भी चीजें अगर आप इसमें सुन रहे हैं, आधे घंटे का वीडियो देख रहे हैं, तो आप जब इस वीडियो को एंड करें तो आपको सारी चीजें याद हो। ठीक है। तो बीच बीच में जो ट्रिक्स होंगी अपनी तरफ से मैं बताने का प्रयास करूंगी, और ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको याद भी हो जाए। ठीक है। तो पिछली बार हमने ये गवर्नर जनरल्स का पूरा सीक्वेंस देख लिया था। एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस, जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, जॉर्ज बार्लो, फिर लॉर्ड मिंटो वन, हेस्टिंग्स, एडम, एमहर्स्ट और विलियम बेंटिक, फिर मेटकॉफ, ऑकलैंड, एलन बरो, हार्डिंग वन और डलहाउसी। इतने लोग हमने देख लिए थे कि ये डलहाउसी तक आ चुके थे। ठीक है। 1856 तक हम पहुंच गए थे, 1773 से शुरुआत कर कर। ठीक है। तो इसके बाद कौन आते हैं, देखिए। तो सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 62 के बीच में। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन आते हैं, 62 से 63 के बीच में, एक साल के लिए रहेंगे। फिर आते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ये 1864 से 69 के बीच में रहेंगे। फिर आते हैं लॉर्ड मेयो, 1869 से 72 के बीच में। और 72 में इन्होंने सबसे पहली बार क्या करवाया था, सेंसस। ठीक है। तो ये आपको शायद पता हो कि लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले 1872 में भारत में सेंसस करवाए थे। ठीक है। और आगे चलकर फिर 1881 से वो प्रत्येक 10 वर्ष में होने लगे। राइट। तो एक बार देख लीजिए, फिर ट्रिक बताती हूँ। फिर नॉर्थ ब्रुक आते हैं 1872 से 76 के बीच के लिए। फिर आते हैं लॉर्ड लिटन। ठीक है। ये 1876 से 80 के बीच में आएंगे। तो इधर जो तीन चार हैं, ये सब हमारे 4-4 साल के पीरियड के लिए आएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये लोग 4-4 साल के लिए रहेंगे। तो कैनिंग से एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि हमको ये सीक्वेंस याद रहे। कैसे याद रखेंगे हम, देखिए। तो ये कैनिंग तो हमें याद है, डलहौजी के बाद कैनिंग आए। कैन इंग ई आ रहा है, कैन नी। ठीक है। तो इंग से ऐसे याद रखिएगा, कैनिंग के बाद एल्गिन आए। ठीक है। थोड़ा सा बैठाने की कोशिश कीजिएगा। कैनिंग के बाद एल्गिन आए और उसके बाद हम देखते हैं LMN, लॉरेंस, मेयो और नॉर्थब्रुक। अब ये बाद में आते हैं लिटन। तो लिटन लिटिल से रिलेट कर सकते हैं, तो इसीलिए लिटन जो है वो लॉरेंस के बाद में आएंगे। पहले वाले एल में जो बड़ा है लॉरेंस वो आएंगे, और लिटिल लिटिल है इसलिए वो बाद में आएंगे। तो LMN सीक्वेंस होता है, उसके बाद फिर से एक एल आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा आपको सीक्वेंस याद रह पाएगा। एल्गिन कब से रहे, एल्गिन केवल एक साल के लिए रहे। फिर लॉरेंस रहे 64 से 69, मेयो 69 से 72, नॉर्थ ब्रुक फिर लगभग 4 साल के लिए रहे 72 से 76, फिर लिटिन रहे 76 से 80, फिर रिपिन भी 4 साल के लिए रहे 80 से 84। अब ये रिपिन कैसे, देखिए लिटिन तक हमने देख लिया, LMNL। ठीक है। और उसके बाद रिपिन जब आए तो रिपिन की जो पॉलिसीज थी वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी सॉफ्ट थी। जो भी इनके प्रेडेसेसर्स थे या इनसे पहले जो भी बने थे भारत के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल्स, उनमें से रिपिन की पॉलिसीज थोड़ी सी ठीक थी। ठीक है। तो इन्होंने अभी तक का जो भी प्रोसेस चल रहा था गवर्नर जनरल्स की पॉलिसीज का, उसको कहीं ना कहीं रिप अपार्ट कर दिया। रिपिन नाम है इनका। तो रिप अपार्ट कर दिया, तो इनसे आपको इनकी थोड़ी पॉलिसीज भी रहेंगी। वैसे तो रिप अपार्ट मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है। लेकिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय तो नहीं करेंगे, ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के थे, तो वैसे ही इनकी भी नीतियां थी, लेकिन थोड़ा सा इनके समय पे हल्का सा चेंज देखने को मिलता है, तो वो रिपिन से हम याद रख सकते हैं। ठीक है। लिटिन के बाद कौन आते हैं, रिपिन। उसके बाद आते हैं एक बहुत ही
डफर व्यक्ति, डफरिन। इनको हम 1884 से 88 के बीच में देखते हैं। इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि इसी समय पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इनके समय पर, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी स्ट्रॉन्ग संस्था अगर कोई भी वाइसरॉय अपने समय पर बनने दे रहा है तो इसका मतलब वो इतना होशियार नहीं है और वो डफर है, ठीक है। तो वो क्या हो गए, डफरिन, लर्न हो गया। उसके बाद डफरिन एकदम डाउन चले गए। डफरिन के बाद कौन है, लांसडाउन। डफरिन के बाद हम देखते हैं कि वो और डाउन हो गया। तो इसलिए 88 से 94 के बीच में, 1888 से 94 के बीच में लांसडाउन आते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे नाम हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो सब याद हो जाएगा। उसके बाद एक और एल्गिन आएंगे, एल्गिन 2। पहले वाले आए थे 1862 से 63 के बीच में, कैनिंग के बाद आए थे। और ये आए थे डाउन के बाद, लांस डाउन के बाद आए थे। ये 94 से 99 के बीच में रहे, ठीक है। तो ये 62 से 63 का इनका पीरियड था, और इनका पीरियड क्या था, 94 से 99 के लगभग, ठीक है। तो थोड़ा सा लगभग 30 साल के डिफरेंस में ये आए, ऐसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक बहुत ही फेमस आएंगे, कर्जन, जिनका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। बंगाल पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है। 1899 से 1905 के बीच में इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो 2, 1905 से 10 के बीच में। तो अब जो आएंगे वो लगभग 5-5, 6-6 साल के लिए आएंगे। तो 1905 से 10 के बीच में कौन आएंगे, मिंटो 2 आएंगे। फिर हार्डिंग 2 आएंगे 1910 से 16 के बीच में। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर ये लोग 2 नंबर इनके आगे लिखा है, इसका मतलब 1 भी आए थे, ठीक है। और आपने पिछले वाले वीडियो में देखा भी था, तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं। मिंटो 1 कब आए थे, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद आएगा कि लॉर्ड मिंटो 1 जो आए थे वो आए थे 1807 से 1813 तक के लिए, ठीक है। लॉर्ड मिंटो 1 जो आए थे वो 1807 से 13 के बीच में आएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप लिख लेंगे तो ये लगभग 100 साल का मिंटो 1 और मिंटो 2 में डिफरेंस था। और हार्डिंग 2 अगर आप याद कीजिए तो मैंने क्या बताया था, डलहौजी से पहले हार्ड समय शुरू हो गया है, पिछले वीडियो में बताया था। तो 1844 से 56 के बीच में हमारे कौन रहे थे, सॉरी 1844 से 48 के बीच में रहे थे, 56 नहीं 48 के बीच में रहे थे लॉर्ड हार्डिंग 1, ठीक है। थोड़ा सा ये गंदा हो गया तो इसको फिर से लिख देती हूँ। 1844 से लेकर 48 के बीच में लॉर्ड हार्डिंग 1 रहे थे। मिंटो में 100 साल का डिफरेंस था, इनमें लगभग 50-60 साल का डिफरेंस था। देखिए ईयर्स को वैसे तो आप नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन किसी भी चीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब हम याद करते हैं तो हमें चीजें दिमाग में बिठाना आसान रहता है, अदरवाइज हम सारी चीजों में कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो चीजें बैठने लगेंगी धीमे धीमे दिमाग में। और कोई भी चीज हम एक बार में नहीं लर्न कर पाते हैं अगर, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसको हम बार बार रिवाइज करें। जब आप मल्टीपल रिविजन करेंगे तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप उसको लर्न ना कर पाए। मल्टीपल रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम्स, एंड डेफिनेटली आपको चीज लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये मिंटो 1 और हार्डिंग 2 देख लिए। फिर आते हैं चेम्सफोर्ड, 1916 से 1921 के बीच में। आपको पता है इस समय पर चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी आती है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आती है, ठीक है। और इस समय पर, इनके समय पर, मिंटो 2 के समय पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आती है, ठीक है। तो इनके नाम से भी आपको ये पीरियड याद हो जाएंगे। 1916 से 21 के बीच में चेम्सफोर्ड रहते हैं। बाकी भी देख लेते हैं, खत्म करते हैं आज इनको। उसके बाद रीडिंग, 1921 से 1926 के बीच में लॉर्ड रीडिंग आते हैं। इनको कैसे लर्न कर सकते हैं, देखिए अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका जो मैक्सिमम जनता प्रिपरेशन कर रही है 21 से 26 के बीच में, ठीक है। तो लॉर्ड रीडिंग जब आए तो उनका टाइम पीरियड क्या था, 1921 से 26, ठीक है। तो रीडिंग से ही आपके दिमाग में रहेगा। उसके बाद अगले जो साल होंगे 26 से 31 तक, फिर आएंगे इरविन। उसके बाद आएंगे 31 से 36 तक आएंगे विलिंगडन। और 36 से 44 तक का जो पीरियड रहेगा उसमें आएंगे लिन लिथगो। और 44 से 47 के बीच में आएंगे वेबल। तो रीडिंग के बाद कौन कौन आएगा, इनको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट सा सेंटेंस लर्न कर सकते हैं हम। देखिए आप कोई भी आप चीज पढ़ रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे हैं आप, तो आप ऐसे सोचिए कि आप ऐसे लीन कर कर रीड कर रहे हैं,
ठीक है, तो रीडिंग आप कैसे कर रहे हैं, आई विल लीन ऑन वेविल। ठीक है, तो रीडिंग करते समय आप क्या कर रहे हैं, आप लीन कर रहे हैं वेविल पर। एक दो बार बोल लीजिए, रीडिंग तो आपको याद हो गया 21 से 26। ठीक है, आई विल लीन ऑन वेविल, आई विल लीन ऑन वेविल। ठीक है, तो अब आप ये नहीं भूलेंगे कि इरविन आए, फिर विलिंगडन आए, फिर लिनलिथगो आए, फिर वेविल आए। ठीक है, आखिरी वाले थे माउंटबेटन, ये हम सबको पता रहता है। इनके में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आई विल लीन ऑन वेविल अगर आपने एक दो बार पढ़ लिया तो अब आप इसको नहीं भूलेंगे। आई विल, लीन की वैसे तो स्पेलिंग ये होती है, तो लिनलिथगो आपका निकल आएगा लीन ऑन वेविल। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी इतना इंग्लिश में एक सेंटेंस लर्न कर सकते हैं तो उनको याद रहे। ठीक है, तो आई होप दोनों ही मीडियम के लोगों को इस सेंटेंस से इनका सीक्वेंस याद हो जाएगा। उसके बाद आखिरी जो भारतीय बने थे वो थे सी राजगोपालाचारी। इसके बाद से ये जो वाइसरॉय का पद था इसको ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट हो गई पूरी लिस्ट। अब हमने लास्ट वीडियो में कहां तक देख लिया था, उसी के आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था लॉर्ड एमहर्स्ट तक। ठीक है, अब विलियम बेंटिक आते हैं। विलियम बेंटिक के समय आपको पता है आता है चार्टर एक्ट 1833 का। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट आता है जिसके माध्यम से ये प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसी एक्ट के माध्यम से इनको बनाया गया था। इनके समय पर कुछ चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट हुई। विलियम बेंटिक ने क्या किया था, ये 1829 में जो बंगाल के लिए एक सती रेगुलेशन आया था जिसके माध्यम से सती को प्रतिबंधित किया गया था, जो सती सिस्टम था उसके अगेंस्ट एक लॉ लाया गया था 1829 में, और वो इन्हीं का कार्यकाल था। इनके जो कंटेम्प्रेरी थे यानी कि इनके जो समकालीन थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जो थे वो इनके समकालीन थे और इनके प्रयासों के फलस्वरूप ही हम देखते हैं कि सती सिस्टम को बैन किया गया था और उसके खिलाफ एक कानून लाया गया था 1829 में। ठीक है, इतना हो गया। और इसी समय पर महलवाड़ी एक सिस्टम था जो लगाया गया था सेंट्रल इंडिया में, पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में। तो महलवाड़ी सिस्टम इनके समय पर आया था। कोल रिबेलियन 1831 में हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। देखिए, हम रिबेलियंस जो है उनको हम अलग से एक लिस्ट में रट लेंगे, लेकिन कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन पूछ सकते हैं कि ये किसके समय पर हुआ था, उस समय पर कौन गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें अगर चीजों को हम रिलेट कर पाएंगे तो हमारे लिए ये प्रश्न आसान होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 का जो आया था वो इनके समय पर आया था, और इन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए कि माध्यम क्या होगा शिक्षा का, वो अंग्रेजी इनके समय पर निर्धारित हो गया था। ठीक है, एक ठगी प्रथा थी उसको इनके समय पर सप्रेस कर दिया गया था। फिर हम देखते हैं एनेक्सेशन हुआ, कहां कहां कौन कौन सी जगहों का एनेक्सेशन हुआ, मैसूर, कुर्ग और छाछर। ठीक है, तो अब कहां का एनेक्सेशन हुआ हमको लर्न करना है, मैसूर, कुर्ग और छाछर। ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर लिख गया है, साथ में ही बोल लीजिए कि विलियम बेंटिक के समय 3 इंपॉर्टेंट जगह हैं जिनको इन्होंने एनेक्स किया था। एक तो विलियम बेंटिक ने किया था मैसूर, कुर्ग और छाछर। मैसूर, कुर्ग और छाछर, अगर आप 2-3 बार इसको बोल लेंगे, कम से कम 5 बार बोल लीजिए, तो जब आपसे एग्जाम में टिक करने को आएगा तब आप उसको सही से टिक कर जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने जो कॉर्नवालिस के द्वारा एक प्रथा शुरू की गई थी, एक सिस्टम शुरू किया गया था अपीली कोर्ट और सर्किट कोर्ट का, वो विलियम बेंटिक ने अब एंड कर दिया था। ठीक है, तो अगर ये पूछ लिया गया किसने एंड किया था तो वो विलियम बेंटिक थे। राइट, ये चीजें हो गई इनसे संबंधित। उसके बाद आते हैं चार्ल्स मेटकॉफ की तरफ। चार्ल्स मेटकॉफ जो थे इन्होंने क्या किया था, 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जो लाए गए थे उनको निरस्त कर दिया था। 1823 में एक रेगुलेशंस लाए गए थे, उनको मेटकॉफ के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसीलिए इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता अर्थात लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने एक काम किया बहुत इंपॉर्टेंट, कि इन्होंने रेगुलेशंस को रिपील कर दिया यानी निरस्त कर दिया, इसीलिए ये उसके लिबरेटर कहलाए। ठीक है, मुक्तिदाता कहलाए। और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में इन्होंने स्टैब्लिश करी। तो 2 चीजें थी, इन्होंने एक तो ये लिबरेटर कहलाए, दूसरे इन्होंने एक लाइब्रेरी स्टैब्लिश करी मेटकॉफ ने।
तो जब आप चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में सोचे तो ये दो चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, लिबरेटर थे और लाइब्रेरी स्टैब्लिश करी। ठीक है, तो आप दोनों पॉइंट्स को रिलेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं ऑकलैंड आते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ के बाद कौन आते हैं? लॉर्ड ऑकलैंड, जो कब से कब तक रहे? 1836 से 42 के बीच में रहे। और इन्होंने एक ट्राइपेटाइट ट्रीटी करी। ट्राइपेटाइट मतलब त्रिपक्षीय, तीन लोग इसमें शामिल थे। एक तो तरफ हो गई ब्रिटिश सरकार, दूसरी तरफ हो गए शाह शुजा, और फिर हो गए महाराजा रंजीत सिंह। किसके खिलाफ थे ये? दोस्त मोहम्मद खान के साथ इन तीनों लोगों ने मिलकर एक संधि करी थी। ठीक है, तो ये जो थे ये अफगान के थे, इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ये संधि के बारे में थोड़ा सा हम याद रखेंगे। ऑकलैंड के समय पर हुई थी। और ऑकलैंड के समय पर क्या हुआ? एंग्लो अफगान वॉर हुआ। ठीक है, और पहला बंगाली डेली न्यूज़पेपर संवाद प्रभाकर जो है वो पब्लिश हुआ था 1839 में। तो ऑकलैंड के समय, ऑकलैंड, ठीक है, ऑकलैंड के समय, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऑकलैंड के समय क्या चीज हुई? और से आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था पहला, वो ऑकलैंड के समय हुआ था। ठीक है, और पहला बंगाली जो डेली न्यूज़पेपर था संवाद प्रभाकर, ये भी किसके समय पर आया था? ऑकलैंड पर। ठीक है, ऑकलैंड के समय पर आया था 1839 में। थोड़ा सा तो चीजें हमको रटनी पड़ेंगी, तो ध्यान से सुनिएगा तो चीजें रट भी जाएंगी। ऑकलैंड के समय ये इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे जो हमने देख लिए। फिर हम देखते हैं आगे लॉर्ड एलन बरो। एलन बरो के समय क्या हुआ? इनके समय पर भी दो चीजें देखने को मिलती है। एलन बरो के समय पर एक तो सिंध प्रोविंस जो था वो ब्रिटिश के अंतर्गत आ गया। ठीक है, सिंध प्रोविंस। ठीक है, और एक दो चीजें क्या हुई? एक स्लेवरी एक्ट। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा इंग्लिश वाला बता रही हूँ क्योंकि इसमें लेटर्स कॉमन रहकर हम चीजों को याद कर सकते हैं, राइट? वरना हिंदी वाले बच्चे भी, जैसे इसमें तो सिंध प्रांत और गुलामी हो जाएगा तो चीजें हम उतना आसानी से, हमें ट्रिक नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, अदरवाइज आप ऐसे भी रट कर भी पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। लेकिन जब एलन बरो का नाम हमारे सामने आए तो दो चीजें हमें याद रहनी चाहिए। एक तो सिंध प्रोविंस आ गया था, एक स्लेवरी, सिंध और स्लेवरी। और लिबरेटर और लाइब्रेरी की बात आएगी तो कौन थे? वो थे चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, और सिंध और स्लेवरी की बात आएगी तो एलन बरो, राइट? तो स्लेवरी को बेसिकली, स्लेवरी से संबंधित एक एक्ट आया था 1843 में, और सिंध प्रोविंस को अपने में मिला लिया गया था, विलय कर लिया गया था। आगे देखते हैं, फिर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। 1844 से 48 के बीच में रहते हैं। इनके समय पर क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो ये इनके समय पर पहला आंग्ल सिख वॉर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? ब्रिटिश ने सिख एम्पायर को डिफीट कर दिया था, और इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं दो ट्रीटीज होती हैं, ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। ठीक है, 1846 में ही होती है। और फिर रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो है 1847 में बनता है। देखिए ऐसे कॉलेजेस से संबंधित रैंडम क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है और कई बार पूछे भी जाते हैं। इसीलिए अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है तो बिल्कुल हमें भूलना नहीं है। तो जो आईआईटी रुड़की आज हम देख रहे हैं वो 1847 में स्थापित हुआ था। ठीक है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में, राइट? तो ये जरूर याद रखिएगा, इस समय पर लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, और पहला एंग्लो सिख वॉर भी हार्डिंग के साथ के समय पर हुआ था, और लाहौर और भैरोवाल की जो संधियां हैं वो इन्हीं के समय पर हुई थी 1846 में। तो ये हार्डिंग का हो गया। आगे देखते हैं, फिर आते हैं डलहौजी, जिनके बारे में सुना होगा हम लोगों ने। ठीक है, तो इनके द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की गई थी वो हड़प नीति का सिद्धांत दिया गया था, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इसमें क्या था कि जिसके भी नेचुरल एयर नहीं होगा, यानी कि जो भी राजा ऐसा होगा जिसके पास प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो ये लोग क्या करेंगे, ये अंग्रेज उनका शासन जो है अपने अंतर्गत ले ले। ठीक है, तो इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था, और ये भी बहुत बड़ा रीजन था जिसके चक्कर में आगे चलकर 1857 का विद्रोह होता है। ठीक है, इनके समय पर क्या आया? 1853 का चार्टर अधिनियम आया। फिर दूसरा आंग्ल सिख युद्ध इनके समय पर हुआ। बेथुन स्कूल 1849 में जॉन बेथुन के द्वारा स्थापित किया गया था। बेथुन स्कूल 1849 में स्थापित किया गया था। ये थोड़े ईयर्स भी देखिएगा क्योंकि कई बार मैचिंग में ईयर्स पूछ लिए जाते हैं। तो बेथुन 1849, ठीक है।
और अब इन्होंने कुछ चीजें करी हैं जो जिनका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्या सीक्वेंस है? सबसे पहले सीक्वेंस में आता है 1851 में, अगर हम देखें तो पहली टेलीग्राफ लाइन जो थी वो डायमंड हार्बर से कलकत्ता के बीच में डाली गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, अगली चीज, ये तो 1851 में हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, 1852 में, चलिए 52 में सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ। ठीक है, 1852 में देखने को मिलता है। और बीच में इन्होंने अपनी समर कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था, कहां पर? शिमला में। दिल्ली से शिमला ले गए थे अपनी समर कैपिटल। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि समर कैपिटल शिमला किसने बनवाई थी, किसने शिफ्ट किया था? तो वो कौन थे? वो थे डलहौजी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 53 में क्या होता है, पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच में स्थापित की गई। देखिए अभी सब फिर से देखेंगे तो याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में आया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच भी 1854 में आया। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, आखिरी वाला, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1854। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया, पूरा एक बार देख लेते हैं फिर एक साथ देखेंगे। संथाल रिबेलियन 1855 में, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट यानी कि धार्मिक विकलांग अधिनियम भी इनके समय पर आया था 1856 में। और 1856 में ही इन्होंने अवध को मिला लिया था और कहा था कि अवध में क्या हो रहा है, सही से शासन नहीं चलाया जा पा रहा है, और अवध को आंतरिक कुशासन कहकर कि वहां पर इंटरनल रूप से वहां पर मिसरूल हो रहा है, यानी कि प्रॉपर रूल नहीं हो रहा है, इसी की बात कहकर इन्होंने अवध को गलत तरीके से अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। फिर आगे हम देखते हैं, इन्होंने बैन करा था फीमेल इन्फेंटिसाइड को पूरी तरीके से, एंड ह्यूमन सैक्रिफाइस को भी बैन किया गया था। कहां कहां पर? सेंट्रल प्रोविंस ओडिशा और महाराष्ट्र में। यानी कि कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि पर इन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। राइट, तो एक बार फिर से अब हम पूरा देखेंगे क्या क्या हुआ, पूरा सीक्वेंस। ठीक है, तो जैसे आप ये सुन रहे हैं तो आप चाहें तो इसी सीक्वेंस में अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि ये क्या लेकर आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाई गई, यानी कि हड़प नीति का सिद्धांत। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सीक्वेंस में हमें हमेशा ऐसे अपने नोट्स तब भी बनाने चाहिए तो ईयर्स के साथ। 1848, देखिए थोड़ा सा साफ कर लिखते हैं ताकि हमें, तो 1848 और 49 की जब बात आती है, फिर गंदा हो गया, 49 की जब बात आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर होता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, एंग्लो सिख वॉर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ 1849 में, फिर बेथुन स्कूल, बेथुन स्कूल स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, फिर समय में थोड़ा आगे बढ़े, 51 आ गया, और 1851 में इन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राफ लाइन बनाई। ठीक है, अब आप टेलीग्राफ लाइन लिख रहे हैं तो आप टेलीग्राफ लाइन में कुछ टेलीग्राफ की तरह ऐसे बना लीजिए चित्र, ताकि आप उसको देखेंगे ना तो आपको पूरा याद रहेगा। ये कहां पर बना था? डायमंड हार्बर से कलकत्ता के बीच में बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए डायमंड हार्बर कलकत्ता, याद रहे, हमारा काम है याद रखना। फिर बीच में इन्होंने अपनी समर कैपिटल शिमला को बना लिया था। उसके बाद 1852 में क्या हुआ, 1852 में हम देखते हैं कि एंग्लो बर्मीज युद्ध हुआ। ठीक है, पहले सिख के साथ युद्ध करे, फिर बर्मीज के साथ युद्ध करे। 48-49 में किए थे और ये 52 में किए। राइट, फिर हम देखते हैं 1853 आता है। 53 में इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई। पैसेंजर ट्रेन कहां से कहां के बीच में चलाई? पैसेंजर ट्रेन बीटी के बीच में चलाई, बॉम्बे से थाने। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन बीटी के बीच में चलाई। फिर हम देखते हैं 54 आता है, 1854, और 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है वो आता है, पीओ। ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है। फिर 1854 में ही हम देखते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है। उसके बाद हम फिर से देखते हैं 1854 में ही पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन्होंने स्टैब्लिश किया। ठीक है, देखिए इतना देख लिया हमने। फिर हम क्या देखेंगे, 1855 में आता है संथाल रिबेलियन। ठीक है, फिर हम देखेंगे 1856 में क्या आया, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट आए। उसके बाद 1856 में ही अवध के ऊपर एनेक्सेशन हो गया, अवध का एनेक्सेशन हो गया। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि अवध को जो एनेक्स किया है, इसमें अवध में एक ब्रिटिश व्यक्ति रह रहे थे, रिसाइड कर रहे थे, वो कौन थे? ठीक है, जिस समय पर एनेक्सेशन हुआ है, तो उनका नाम था जेम्स ऑट्रम।
ठीक है, अवध ओ से है, ऑट्रम रह रहे थे वहां पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। उसके बाद ये इनके समय पर ये काम भी हुए कि इन्होंने कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा सीक्वेंस में अगर चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी तो आसान हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी जो बचे हमारे गवर्नर जनरल्स उनको हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं, आंसर नहीं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर से संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल वॉर, लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से। ठीक है, तो ये वॉर्स वाले क्वेश्चन अलग से करने हैं हमको, मुझे याद है, लेकिन यहाँ पर डाल दिया है तो ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इनका संबंध थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से नहीं था। ठीक है, इनका संबंध किससे था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1790-92 के बीच में हुआ था। और जो ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, ये हमारा 1817-1818 में हुआ था। ठीक है, तो ये इसका संबंध नहीं है। देखिए, वॉर्स के लिए मैं बताऊंगी इजी चीजें ताकि आपको लर्न हो जाए। फिलहाल एक क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब क्वेश्चन है, कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का जो प्रशासन था अपने हाथ में ले लिया था। तो ये आपको याद होना चाहिए, कौन थे वो, तो वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। हमने लर्न किया था मैसूर, कुर्ग और छच्छर। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, करेक्ट आंसर सी हो गया। आगे देखते हैं, बंगाल के वो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से जिनका संबंध है, जो जुड़े हुए हैं, तो वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ हमारा क्या आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो मैंने अभी ऊपर बताया, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन जुड़े हुए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस जुड़े हुए थे। फिर देखते हैं, सती सिस्टम जो है ये कब अबॉलिश किया था, किसके समय पर, कौन थे वो सती सिस्टम जिनके समय पर अबॉलिश हुआ था, वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला। फिर आगे बढ़ते हैं, अवध को कब मिलाया गया था, तो अगर ओ से स्पेलिंग लिखी हो, ए से लिखी हो, दोनों तरह से लिख लेते हैं। किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में इसका अमेलगेमेशन कर लिया गया था, इसको समामेलित कर लिया गया था। ठीक है, तो ये 1856 था, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, किसने फॉर्मुलेट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये तो आपके लिए आसान है, हड़प नीति का सिद्धांत डलहौजी के द्वारा लाया गया था, ये हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर हम देखते हैं, पहला विक्टिम कौन था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में अब हम यहीं पर देख लेंगे और ट्रिक देख लेंगे क्या हमें इसके लिए लर्न करनी है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन कौन से राज्य जो है वो मिलाए गए और इनका सीक्वेंस क्या था। ठीक है, तो ये जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर, यहाँ पर हमारा आंसर सतारा हो जाएगा, बी। ठीक है, अब सीक्वेंस लर्न कर लेते हैं। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले सतारा, देखिए सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बेघाट, फिर उदयपुर, झांसी और नागपुर। ठीक है, ये सीक्वेंस है। सतारा 1848 में आया था, इसके अंतर्गत कर लिया गया था। जैतपुर और संभलपुर को 1849 में किया गया था, और बेघाट जो था ये 1850 में, फिर उदयपुर 1852, फिर झांसी जब आता है ये 1853। ठीक है, फिर नागपुर 1854। ठीक है, नागपुर हो जाएगा 1854, राइट। तो इनको इसी तरह से लिख लीजिएगा, या तो चाहे आप कुछ SJ SB करके कुछ वो बना सकते हैं, या फिर इसके लिए ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, इसका सीक्वेंस ये हो सकता है, सतारा जैत संभल। ठीक है, सतारा जैत संभल, उसके बाद बैग उठा जा ना। ठीक है, तो ये 2-3 बार पढ़ लीजिए। पहले तो सतारा जैतपुर संभल, सतारा जैतपुर संभल हो गया, उसके बाद बैग उठा जा ना, बैग से बैघाट, उठा से उदयपुर, जा से झांसी, ना से नागपुर। ठीक है, तो आपको ये एस वाला भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सतारा जैत संभल हो गया, सतारा जैत संभल, बैग उठा जाना। ठीक है, इस तरह से 4-5 बार बोलेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, बस बार बार बोलते रहिए। तो ये हमारा सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया।
पूरा हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए। जैसे इसमें तो पहला ही पूछ लिया गया, लेकिन अगर सीक्वेंस पूछ लिया गया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी कि अंग्रेजों द्वारा सिंध की जो विजय है इसकी अवधि के दौरान, किसकी अवधि के दौरान पूरा किया गया था। ठीक है, तो किसकी अवधि के दौरान पूरा किया गया था, इसका हमारा आंसर क्या है, एलेनबरो, हार्डिंग, ऑकलैंड या फिर एमहर्स्ट। तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलेनबरो। ठीक है, एलेनबरो के द्वारा के समय के दौरान इसको पूरा किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध में ब्रिटिश निवासी था। कौन थे वो, जेम्स ऑटरम, स्लीमैन, बिशप रेबर या फिर ये जनरल लो होंगे, सामान्य नहीं होगा, जनरली होगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सामान्य कम गलत है। ठीक है, तो ये कौन होंगे, जेम्स ऑटरम, मैंने ऑलरेडी नाम आपको बताया हुआ है, राइट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर किसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था। तो किसके शासनकाल में लागू किया गया था, डलहौजी के, कैनिंग के, हार्डिंग के या फिर लॉरेंस। तो यहाँ पर आपको आंसर भी दिख रहा है, कैनिंग के समय पर इसको लागू किया गया था। फिर अगला देखते हैं, कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश किया था। तो अब आपके सामने एस से दो चीजें आ रही हैं। ठीक है, किसके लिए बताया था मैंने एस से दो चीजें, एक तो हो गए हमारे एलन बरो, यहाँ पर आंसर हो गया, और एस से एक तो बताया था स्लेवरी, दूसरी क्या चीज बताई थी, सिंध। सिंध और स्लेवरी दो चीजें बताई थी। ठीक है, तो स्लेवरी का क्वेश्चन पूछा गया है तो एलन बरो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट। अगला देखते हैं कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ये पूछा गया है। तो शायद आपने आंसर ना देखा हो अभी तक। कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट आया था इनके समय पर। वेलेजली को मास्टरली इनएक्टिविटी यानी कि मास्टरली निष्क्रियता से संबंधित किया जाता है। डलहौजी सब्सिडियरी लाइन सहायक संधि से। कैनिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित है। तो आपको पता है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो एलन बरो का बताया गया है अवध से। डलहौजी के समय पर सिंध का विलय हुआ। वेलेजली के समय पर चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। और सर जॉन शोर के समय पर क्या हुआ, तीसरा आंग्ल मराठा वॉर। तो यहां पर क्या सही हो जाएगा, यहां पर हमारा ऑप्शन जो नहीं मैच्ड है वो पूछा गया है। यहां पर भी ये होना चाहिए कौन सा सुमेलित है, नहीं को हटा दीजिए क्योंकि ये गलत है। कौन सा सुमेलित है, यहाँ पर एक ही सुमेलित है, वो है लॉर्ड वेलेजली, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, अवध के एनेक्सेशन के समय नहीं थे। सिंध के एनेक्सेशन का संबंध है एलन बरो से। डलहौजी का संबंध है अवध के एनेक्सेशन से। ठीक है, और ये तीसरा जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था ये किसके समय पर हुआ था, सर जॉन शोर के समय तो नहीं हुआ था, ये हुआ था हेस्टिंग्स के समय पर। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आपने साथ में लर्न भी कर लिया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है, आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं, वो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास है कि ऐसे ही और वीडियोस लाऊं। फिलहाल तो हमारा हिस्ट्री का चल रहा है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। और करंट अफेयर्स के भी ऐसे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चंस बनने की संभावना है। ठीक है, तो अपना सहयोग बनाए रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।